नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी को चाहिए तो ये वीडियो है आपके लिए। जब भी आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी पहले गए नहीं हैं तो उसमें कई तरीके के प्रश्न दिमाग में आते हैं, जैसे कि कब जाएं, इटनरी कैसे प्लान करें, कौन सी जगह देखनी है कौन सी नहीं देखनी, कितने दिनों का प्लान ठीक रहेगा, कितना खर्चा होगा। ये सब प्रश्न दिमाग में आते हैं। तो हुआ ये कि हम लोग मैं और मेरी पत्नी 2015 में यूरोप का ट्रिप प्लान किया था। 26 दिन के लिए हम लोग गए थे। तो उसके अनुभव के आधार पर कुछ दोस्तों ने मुझे सुझाया कि क्यों नहीं तुम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हो, जिससे कि कुछ लोगों को जो जो इस तरीके के प्रश्न उठते हैं वो उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पा सकें। तो ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के लिए। सबसे पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि कब जाएं। तो अगर आप यूरोप में एक्सटेंसिवली घूमना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया समय रहेगा आपके लिए जुलाई और अगस्त महीने का, क्योंकि ये वो 2 महीने हैं जबकि वहाँ पे मौसम सबसे बढ़िया रहता है। मतलब कि सर्दी होती नहीं है, गर्मी भी नहीं होती है ज़्यादातर यूरोप के अंदर, सिवाय इटली और स्पेन के कुछ एरियाज़ को छोड़ करके गर्मी होती नहीं है। तो मौसम बड़ा खुशगवार रहता है। तो ये वक्त है जुलाई और अगस्त का जिसमें कि आपको जाना चाहिए। मैं खुद जब 2015 में गया था तो मैं जुलाई के महीने में गया था। इसका एक नुकसान ये ज़रूर हो सकता है कि आपको वहाँ पे होटल कुछ महंगे मिलेंगे, या हो सकता है कि आपको भीड़ भाड़ मिले सब जगहों पर मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। आप जुलाई अगस्त में जाएंगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। उसके अलावा आपका दिमाग में प्रश्न उठेगा कि क्या मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स के थ्रू जाऊं या खुद से प्लान करूं। जब आप खुद से प्लान करते हैं तो आप उस जगह के बारे में कुछ रिसर्च भी करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब आप यात्रा के लिए जाते हैं, दूसरे देशों को देखने के लिए जाते हैं, तो अच्छा ये रहेगा कि आप उन देशों के लिए खुद से पता करें वहाँ पे कैसी कल्चर है, किस तरीके से लोग वहाँ पे रहते हैं, कैसे वहाँ पे घूमने का तरीका है। सब ये सब बातें आपको बहुत ज़रूरी हैं कि आप उन सब चीज़ों के बारे में खुद से जानें। मुझे लगता है कि जब आप टूर्स एंड ट्रेवल्स के थ्रू जाते हैं तो आपको एक बंधा बनाया प्लान मिल जाता है, आप उसके हिसाब से चलते रहते हैं। रोबोटिक थोड़ा रहता है, मुझे ऐसा लगता है। इस वजह से मैं कभी भी टूर्स एंड ट्रेवल्स के थ्रू जाने के फेवर में नहीं हूँ। पर खुद से प्लान करना क्या पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने खुद ये प्लान खुद से बनाया था। 26 दिन के लिए हम लोग यूरोप में गए थे और हमारा खर्चा जो है किसी भी टूर्स एंड ट्रेवल्स को जितना पैसा हम देते हैं, मुझे लगता है कि उससे बहुत कम में हमारा ये ट्रिप हो पाया था। तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि वीज़ा का क्या होगा। तो ज़्यादातर यूरोप के देश जो हैं वहाँ पे शेंजन वीज़ा चलता है। तो अगर आप शेंजन वीज़ा ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में आप आसानी से घूम पाएंगे। कुछ एक देश जो है शेंजन वीज़ा नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ के लिए आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन मेनलैंड यूरोप में मोर और लेस मैं कहूँगा कि आप शेंजन वीज़ा से घूम सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि खर्च कितना होगा। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली खर्च आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आप 2 लोग घूमने के लिए जाएंगे, पति और पत्नी, तो मुझे लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा तो आपका खर्चा हो जाएगा। मैं खुद जब ये ट्रिप करने के लिए गया तो मेरा टोटल खर्चा हुआ था 4 लाख के करीब में। फिर आपके पास एक प्रश्न आएगा कि कहाँ कहाँ जाएं, हमें तो पता नहीं है यूरोप के बारे में। तो प्लीज़ आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। आप घूमने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ के कौन कौन से स्थान हैं, कौन कौन सी आपको किस टाइप की जगह अच्छी लगती हैं देखने के लिए, उन सब जगहों की आप सूची बनाइए और उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जुलाई 2015 में जो 26 दिन का यूरोप ट्रिप किया था, उसमें हमारा टोटल खर्च आया था लगभग 5,000 यूरो। एक्चुअली 5,000 यूरो से भी कम, जो कि भारतीय रुपए में अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 4 लाख रुपए से कम ही पड़ता है। तो मोटा मोटा जो है खर्च जो है हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले रहने का खर्च, जो कि काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है। दूसरा है यात्रा का खर्च, जैसे कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो आपको जो ट्रेन की टिकट लेनी है या बस की टिकट लेनी है, हवाई जहाज़ की टिकट लेनी है, उसमें जो खर्च होने वाला है वो। तीसरा है मुख्य खर्च। मुख्य खर्च में मैं उनको काउंट करता हूँ, जैसे आपको खाना खाना है या कोई साइट सीइंग करनी है कहीं की, आपको म्यूजियम की टिकट लेनी है, इस तरीके के खर्च हैं जो मुख्य खर्च हैं, जिसके लिए कि आप बेसिकली जा ही रहे हो।
और चौथा जो है अतिरिक्त खर्च, जो कि आपने प्लान नहीं किए होते लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो हम बारी बारी से इनको देखते हैं। रहने के खर्च में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ओके 26 दिन का जो हमारा जो यूरोप ट्रिप हुआ उसमें 25 रातें हमने वहाँ पे बिताई, जिसमें से 7 हमने ट्रेन में बिताई। तो ट्रेन में बिताने से फ़ायदा क्या है कि आपको समय बचता है, और दूसरा आपको होटल का खर्च आपको नहीं देना पड़ता है। तो 7 रातें हमने ट्रेन में बिताई। 2 पानी के जहाज में बिताई, जिसमें कि हम इटली से ग्रीस गए और ग्रीस से इटली में आए। एक हमने हॉस्टल डॉर्मेटरी में बिताई, जो कि एक्चुअली फ्लोरेंस में हम हॉस्टल में रुके थे। 2 रातें हमने होटल में बिताई, जो कि बहुत कम है। एक्चुअली होटल महंगा पड़ता है, इसलिए हमने होटल को ज़्यादा पसंद नहीं किया। 12 रातें हमने एयरबीएनबी से लिए कमरे में बिताई, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एयरबीएनबी से लिए कमरे में बिताने के कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये आपको सस्ते पड़ते हैं, और दूसरे ये कि आप लोकल लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत कर पाते हो, आपको ऐसा मौका मिलता है। होटल वगैरह में आप रुकते हो तो आपको ऐसा मौका कम मिलता है कि आप उनसे ज़्यादा बातचीत करें। और एक रात हमने फुटपाथ पर भी बताई, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। हम पैम्पलोना में जब हम गए थे तो हमने वहाँ पे होटल या कुछ भी नहीं लिया, फुटपाथ पर सोए। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बाद में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के रहने का खर्च इन 25 रातों का हमारा हुआ लगभग 590 यूरो, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ठीक ठाक रहा, कम ही मैं कहूँगा रहा। यात्रा की अगर हम बात करें तो यात्रा के लिए हमने 2 लोगों का ट्रेन का पास बनाया, जो कि इंटर रेल पास था। ये लगभग हमारा हुआ 984 यूरो का। ट्रेन सीटों के लिए हमने रिजर्वेशन फीस कई कई जगह पे करी, स्पेशली जो हमने 7 रातें ट्रेनों में बिताई तो उसके लिए हमने आरक्षण लिया, बर्थ ली, उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। 2 हवाई जहाज की यात्राएं ली। इटली से एक बार लिस्बन हम गए थे तो वो हवाई जहाज से गए थे, और इटली से जर्मनी जब हम वापस लौटे तो हवाई जहाज से गए थे। लोकल बस और ट्रेन की टिकटें या जो हमने पास खरीदे उसके लिए खर्च हुआ कुछ। टैक्सी हमने कहीं पर भी नहीं ली। इवन जब हम एयरपोर्ट भी गए तो एयरपोर्ट से सिटी जाने के लिए हमने लोकल बस या ट्रेन ही ली सब जगह पर। कुल मिलाकर यात्रा का खर्च हमारा हुआ लगभग 1230 यूरो। फिर मुख्य खर्चों की बात हम बाद में करेंगे। अतिरिक्त खर्च के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। अनप्लान्ड खर्च हमारे हुए 240 यूरो का, जिसमें कि हुआ ये कि हमें बॉन से बर्लिन जाना था तो हमारी बस छूट गई, तो वो बस की टिकट तो हमारे पास पहले से थी, लेकिन हमें ट्रेन की एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ी, जो कि 240 यूरो की हमें एक्स्ट्रा खर्च हुआ। फिर अगर हम मुख्य खर्च पर आते हैं, जिसके लिए कि हम एक्चुअल में गए हैं, जो हमारा जो कोर रीज़न है जिसके लिए हम यूरोप ट्रिप कर रहे थे, खाना पीना और सैर सपाटा, इसके लिए हमने लगभग 2700 यूरो खर्च किए। तो कुल मिलाकर के इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो 4760 यूरो लगभग मोटा मोटा हमारा इतना खर्चा हुआ। मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि जब आप ये सब घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप खाना पीना और सैर सपाटा, इसमें आप कटौती मत कीजिए। खाना आप दिन में 3 बार जरूर खाएं। महंगी ऑप्शंस भी हैं, सस्ती ऑप्शंस भी हैं। हमने नॉर्मली सस्ती ऑप्शंस ही ली, जैसे कि सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमने ये ट्रिप में कहाँ कहाँ कितना खर्च किया। बाकी जब आप अपना ट्रिप प्लान करेंगे तो आप भी समझ लीजिए कि मोटा मोटा आप इन्हीं कैटेगरीज में ही खर्च करने वाले हैं। आपको कहीं पे ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, कहीं पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें और पैसा बचाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमारा ट्रिप शुरू हुआ बॉन से। यूरोप का हमारा 26 दिन का ट्रिप था। बॉन से हमें बस लेनी थी पोलैंड के कैटोविस शहर के लिए, लेकिन हमारी बस वो छूट गई, क्योंकि बस स्टेशन पे जब हम पहुंचे तो बस बाहर निकल रही थी और हमने काफ़ी हाथ भी दिखाया, ड्राइवर ने बस रोकी नहीं, हमारी बस निकल गई। एक बार को हमें लगा कि हमारा ट्रिप कैंसिल ना हो जाए, लेकिन फिर हमने बॉन से ट्रेन ली बर्लिन की, जो कि सौभाग्य से हमें तुरंत मिल गई, और हम बॉन से पहुंचे बर्लिन बाय ट्रेन। बर्लिन पहुंच करके हमें वही बस जो कैटोविस हमें लेकर के जाने वाली थी, हमें बर्लिन के बस स्टैंड से हमें मिल गई, तो हमने बर्लिन से वही बस बोर्ड कर ली।
उस बस से हम पहुंचे कैटोविस शहर अगले दिन सुबह। सुबह सुबह कैटोविस पहुंचने के बाद हमने वहां से लोकल ट्रेन ली, जिससे हम पहुंच गए कैटोविस से ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप। ये कैंप जो है हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के लिए बनाया था। यहाँ पे ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ पे यहूदियों को काफ़ी उन्होंने पीड़ाएं दी। इस कैंप को देखने के बाद शाम को हम वापस कैटोविस होते हुए पहुंचे बुडापेस्ट। बुडापेस्ट अगले दिन हम सुबह सुबह ही पहुंच गए और दिन भर हमने बुडापेस्ट शहर का सिटी टूर लिया। बुडापेस्ट से फिर हमने रात को फिर से एक ट्रेन ली। ये हमने कोशिश हमेशा यही की हम रात को ट्रैवल कर लें और दिन में हम अपना ट्रैवलिंग का काम कर लें, तो इससे हमारे होटल का खर्चा भी बचता है और हमारा समय भी बचता है। तो बुडापेस्ट से हमने ली रात की ट्रेन, जिससे हम पहुंचे बोलोगना, और बोलोगना के पास से ही हमें मिला शिप ग्रीस जाने के लिए। ग्रीस जाने के लिए हमने बोलोगना से जो शिप लिया उससे हम पहुंचे पात्रा। ग्रीस का पोर्ट सिटी है। यहाँ से हम शिप से उतरने के बाद सीधा पहुंचे ओलंपिया बस से। ओलंपिया वो जगह है जहाँ पे ओलंपिक गेम्स ऐतिहासिक समय में होते रहे थे, और 1896 में भी ओलंपिया से ही प्रेरणा लेकर के ओलंपिक गेम्स की दोबारा से शुरुआत हुई। पुराना हमने स्टेडियम देखा वहाँ पर पे, और उसके बाद अगले दिन हम पहुँचे एथेंस। एथेंस भी पुराना ग्रीस का शहर है, बहुत रूइंस है वहाँ पे, हिस्टोरिकल वैल्यू काफ़ी है। एथेंस देखने के बाद हम वापस पात्रा होते हुए पहुँचे इटली के वेनिस शहर में। वेनिस दो लफ्ज़ों की है कहानी, गाने की वजह से काफ़ी मशहूर है, और हमने वो घूमी वो जगह, हाँ, अच्छी लगी हमें। वेनिस देखने के बाद हम पहुँचे इटली के फ्लोरेंस शहर में। फ्लोरेंस क्रिश्चियनिटी के एक इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पे काफ़ी चर्च हैं, क्रिश्चियन हिस्ट्री यहाँ पे काफ़ी है। फ्लोरेंस देखने के बाद हम पहुँचे पीसा। पीसा की झुकी हुई मीनार देखी, थोड़ा लोकल घूमे, और पीसा से ही फिर हमने शाम को ले ली फ्लाइट पुर्तगाल के लिस्बन शहर के लिए। लिस्बन वो जगह है जहाँ पे वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू की थी भारत को ढूंढने के लिए। पुर्तगाल के लिस्बन में हमने देखी वो जगह जहाँ पे वास्को डी गामा अभी दफन है, और वहाँ से पुर्तगाल घूमने के बाद निकले हम ओवरनाइट ट्रेन से मैड्रिड। मैड्रिड में हमें कुछ खास ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन स्पेन की कैपिटल है, सिटी टूर फिर भी हमने लिया, और उसके बाद हम पहुँचे पैम्पलोना। पैम्पलोना शहर जो है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी के कारण भारत में ज़्यादा फेमस हुआ है। वो जगह है जहाँ पे सांडों की रेस होती है सुबह सुबह, वो रेस हमने देखी। ट्रिप हमने इसी तरीके से प्लान किया था कि जिस दिन ये रेस होने लगी है उस दिन हम पैम्पलोना पहुँच जाएं, और हम वहाँ पहुँचे, हमने रेस देखी। रात भर हम सड़क किनारे पर ही सोए, क्योंकि अगर हम वहाँ ना सोते तो अगले दिन हमें इतनी भीड़ होती है कि हमें वो स्पॉट ना मिलता जहाँ से हमने रेस अच्छे से देख सकते थे। खैर हमने देखी रेस अच्छे से। पैम्पलोना घूमने के बाद हम पहुँचे बार्सिलोना। बार्सिलोना बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है स्पेन का। यहाँ पे हमने 2 दिन लगाए। फुटबॉल क्लब का म्यूज़ियम भी देखा और सिटी टूर भी लिया। स्पेन का फेमस फ्लेमिंको डांस भी देखा। वो सब करने के बाद हम पहुँचे स्विट्ज़रलैंड के लूसन। यहाँ पे भी हम 2 दिन रुके। स्विट्ज़रलैंड लूसन को ही बेस बना करके जितना हम देख सकते थे देखा, और पहुँचे फिर ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। वियना जाने के बाद हमने वहाँ से साल्जबर्ग देखा, और वियना लोकल ट्रिप लेने के बाद हम पहुँचे इटली के रोम में। तो रोम और वेटिकन इसके लिए हमने रखे थे 4 दिन। हमने रोम बहुत अच्छे से देखा, 4 दिन वहाँ पर बिताए। वेटिकन भी गए, एक पूरा दिन हमने वेटिकन में भी लगाया, और ये सब देखने के बाद हमारी यात्रा 26 दिनों के इस ट्रिप के बाद ख़त्म हुई वापस बॉन में जा कर के, जो कि हमने वहाँ से फ़्लाइट ली रोम से कोलोन के लिए। तो ये हमारा पूरा ट्रिप बना। हाँ, 26 दिन का काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा। इसकी बाकी की डिटेल्स मैं अगले वीडियोस में आपको देता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने कैसे ये योजना बनाई और हम कहाँ कहाँ गए। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आएगा कि हम लोग यूके क्यों नहीं गए, या हम लोग पेरिस क्यों नहीं गए, या स्कैंडिनेविया में हम लोग कहीं भी क्यों नहीं गए। जर्मनी से हम लोग गए थे तो हम जर्मनी के किसी भी जगह को हमने क्यों कवर नहीं किया। एम्स्टर्डम क्यों नहीं गए। तो इन सब जगहों में नॉर्मली सब लोग टूरिस्ट जाते हैं, और ये जगह मैं पहले देख चुका था।
तो इस वजह से मैंने सोचा कि जिन जगहों को मैं पहले देख चुका हूँ तो उस जगहों में दोबारा नहीं जाऊँगा और मुझे उन जगहों को एक्सप्लोर करना है जहाँ पे मैं पहले गया नहीं। तो यही एक कारण रहा कि मैं इन सब जगहों पे नहीं गया। आपके केस में आप डेफिनेटली अगर आप पेरिस नहीं गए हैं तो प्लीज़ पेरिस ज़रूर जाइए। हमारी इटनरी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम फ्रांस के थ्रू हमने ट्रैवल किया है, लेकिन फ्रांस में हम कहीं पर भी नहीं गए। तो अगर आप फ्रांस में या पेरिस में या किसी भी और जगह पे आप जाना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसी खर्चे के अंदर आप उन जगहों को भी इंक्लूड कर पाएंगे। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप ड्यूरेशन अपनी बढ़ाएंगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, और अगर आप कुछ बड़े शहरों के अंदर आप मेन लोकेशंस में रहेंगे तो आपको होटल्स थोड़े महंगे मिल सकते हैं। उसके अलावा मोर और लेस आपका खर्चा इसी रेंज में रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।